Bismillahirrahmanirrahim. This is Tahir Abbas and we are discussing English Prathi and composition. The topic of today's lecture is sentence correction. In this lecture, inshallah, we will learn almost 15 rules of correcting sentences. So let's start. Rule number 36. Rule number 36 basically is about preposition troublesome. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑल और ऑफ का जो ताल्लुक है इसको किस तरह बयान करता है। डू नॉट यूज ऑफ आफ्टर ऑल। इसमें ये कहता है कि आपने ऑल के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना। आपने ऑल के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना अनलेस द नेक्स्ट वर्ड इन इज प्रोनाउन। हाँ, ये हो सकता है कि जो उससे अगला वाला अल्फाज है वो प्रोनाउन है, उस वक्त आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरल आप ऑल के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जांपल लिखते हैं, आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑल ऑफ द मैन बिलोंग टू द रोटरी क्लब। अब इसमें मैंने क्या किया, इनकरेक्ट है। किस तरह इनकरेक्ट है, मैंने ऑल के साथ क्या इस्तेमाल कर दिया, ऑफ इस्तेमाल कर दिया। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेपोजिशन गलत इस्तेमाल हुई है। ऑल ऑफ द मैन बिलोंग टू द रोटरी क्लब, क्योंकि ऑल जो है उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ऑफ से आगे कोई प्रोनाउन है। जब कोई प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल क्या है, गलत है। जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, ऑल द मैन बिलोंग टू द रोटरी क्लब, ठीक है ना। ऑल के साथ आपने ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना, ये रूल 36 कहता है। सेकंड में वो क्या बात करता है कि आप ऑल के बाद ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं जब ऑफ के बाद प्रोनाउन हो, ऑफ के बाद प्रोनाउन हो। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऑल अस बिलोंग टू द फुटबॉल क्लब। इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑल के बिल्कुल साथ ही अस का इस्तेमाल हो गया और अस क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ऑल के साथ तब जाके ऑफ लगेगा जब जो ऑफ के दरमियान साथ में ही प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट किस तरह करेंगे, ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द फुटबॉल क्लब। अब इसमें हमने क्या लर्न किया है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 36 यू आर नॉट अलाउड टू यूज ऑफ आफ्टर ऑल। लेकिन वो एक कंडीशन बताता है कि आप ऑल के बाद ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अनलेस द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोनाउन, तब तक जब अगला अल्फाज जो अगला लफ्ज है या अल्फाजात हैं वो प्रोनाउन ना हो। प्रोनाउन होगा ऑल के साथ ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे, प्रोनाउन नहीं होगा ऑल के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। Number 37, there is always confusion between and among। कि मैंने between को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और among को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो according to rule number 37 which we have devised for sentence correction, among always implies more than two persons. When you are going to use more than two persons, among is implied। आपने जब दो से ज्यादा लोगों के दरमियान preposition का इस्तेमाल करना है, उनके दरमियान ताल्लुक बनाने के लिए among को इस्तेमाल करना है। पर्सन हो सकते हैं वो दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स बिटवीन द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाज़ेह तौर पे जमा है, तो मोर देन टू स्टूडेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया बिटवीन। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, इनकरेक्ट, क्योंकि जब पर्सन्स हैं या थिंग्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोर देन टू हैं, तो हम पे लाजिम हो गया हम अमंग इस्तेमाल करें। द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग द स्टूडेंट्स। द टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे इस तरह ये करेक्ट हो गया। सेकंड आते हैं बिटवीन पे। बिटवीन लिटरली इंप्लाइज टू। बिटवीन क्या इंप्लाइज करता है, ये दो लोग हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं और दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनके दरमियान इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल, द कमीशन इज डिवाइडेड इवनली अमंग द वर्कर्स। ये यहाँ पे गलत हो गया, अमंग इस्तेमाल कर दिया। इवनली क्या होता है, इक्वली। जब इक्वली होता है तो इक्वल क्या होता है, हाफ हाफ होता है, मीन दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, तो कितना ठीक होगा, द कमीशन इज डिवाइडेड इवनली बिटवीन द वर्कर्स। इवनली, अगर यहाँ पे अल्फाज जो है इवनली ना होते तो फिर अमंग ठीक था, वर्कर्स मोर देन थे, ठीक है ना, तो फिर वो ठीक था। अब क्या है, द कमीशन इज डिवाइडेड इवनली जब उसने लिख दिया तो मीन इक्वली। इक्वली मीन बिटवीन टू हाफ्स, दो उसने ग्रोहों में उसको तकसीम किया है कमीशन ने, तो क्या इस तरह यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा,
बिटवीन इस्तेमाल होगा। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन सितंबर, तो वहां पे बिटवीन होगा। तो जब दो लोगों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान आपने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, वहां पे आपने बिटवीन का इस्तेमाल करना है। जब मोर देन 2 पर्सन थिंग्स आर ऑब्जेक्ट होंगे तो यू आर ओनली अलाउड टू यूज अमंग, वहां पे अमंग का इस्तेमाल करना है। इट वॉज अबाउट रूल 37। मूविंग अहेड, रूल 38, ऑलवेज परप्लेक्स सिचुएशन एट और इन। यकीन मानिए मुझे अभी तक भी इसमें कंफ्यूजन होती थी, और जब मैंने ये रूल्स पढ़े तो मेरी कंफ्यूजन भी दूर हो गई। एट और इन, both at and in are used in reference to places। दोनों जगहों के मकामात को तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी निशानदही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि मोस्टली इन इज यूज फॉर लार्जर प्लेस। जो बड़ी जगह होती हैं, जो मशहूर जगह होती हैं, उनके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ी सिटीज, जो सिटीज होते हैं, उनके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई स्मॉल प्लेस होती है, यानी कि स्पेसिफिक प्लेस होती है, जब आप स्पेसिफिक जाएंगे स्मॉल प्लेस पे, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इरफान लिव्स इन सरगोदा। अब सरगोदा क्या है? बड़ा शहर है, ठीक है ना। तो क्या इसमें हमने इस्तेमाल किया? इन इस्तेमाल किया। और अगर हम कहते हैं कि इरफान लिव्स एट हुदा हॉस्टल है, कोई भी हॉस्टल है, तो हम स्मॉल प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? एट का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स कोट की हैं, इसको देखते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ही लिव्स एट गिल चौक सरगोदा। अब गिल चौक छोटी प्लेस है, स्मॉल प्लेस है और एक स्पेसिफिक है, तो वहां पे एट का इस्तेमाल किया। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखें कि शी लिव्स इन इस्लामाबाद एंड वर्क्स एट इप्री। अब इप्री एक इंस्टीट्यूशन है जर्नल आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए। शी लिव्स इन इस्लामाबाद। अब जब हमने बड़े शहर की बात की, ठीक है ना, जनरल बात की, तो वहां पे इन आ गया। लेकिन वर्क्स एट इप्री, अब इप्री का सबको पता है, छोटी सी प्लेस है, ठीक है ना, F5 और F6 में, F5 में वर्क्स एट इप्री। तो हमने जब छोटी प्लेस का इस्तेमाल किया, तो वहां पे हमने एट को इस्तेमाल किया। जब हमने छोटी प्लेस को मेंशन किया, तो वहां पे हमने एट का इस्तेमाल किया। जब लार्जर प्लेसेस होंगी, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। और जब स्मॉल प्लेसेस या स्पेसिफिक प्लेसेस होंगी, स्मॉल भी होंगे और स्पेसिफिक प्लेसेस होंगी, तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 39, इन, इनटू और इन टू। अब इसका हम पढ़ेंगे कि इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इन इम्प्लाइज द पोजिशन विद इन। अब ये क्या है? ये एक जगह या एक चीज के अंदर इस्तेमाल होता है। जब आप इन का प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो मीन जिस चीज के बारे में आप इन कह रहे हैं, जो वो चीज है वो उस चीज के अंदर है। द चॉकलेट इज विद इन द बॉक्स। अब जो चॉकलेट है वो जो बॉक्स के अंदर है, तो वहां पे हमने क्या इस्तेमाल किया? इन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, द कोरोस्पेंडेंस, जो कोरोस्पेंडेंस इज इन द फाइल। वो कह रहा है जो कोरोस्पेंडेंस है ये फाइल के अंदर है, मीन हम फाइल के, अब फॉर एग्जांपल को कहता है आपको कि द कोरोस्पेंडेंस इज इन द फाइल, तो आप फाइल के ऊपर नहीं तलाश करेंगे और ना ही नीचे तलाश करेंगे, बल्कि उस फाइल को खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाके वो कोरोस्पेंडेंस को तलाश करेंगे। इन को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। विद इन, सेकेंड, इन टू इम्प्लाइज मोशन विदाउट टू विद इन। अब ये इन टू क्या अप्लाई करता है? बगैर उस चीज के अंदर हुए आप वो मोशन करें। मोशन विदाउट टू विद इन, आप हरकत भी कर रहे हैं लेकिन उस चीज के अंदर नहीं है बिल्कुल, वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इनटू। ही वॉक्ड इनटू माय ऑफिस। ही वॉक्ड इनटू माय ऑफिस, इसकी एग्जांपल है। थर्ड पे इन टू, जो डैश में है, इन टू इज अ टू वर्ड फ्रेज इन विच इन इज एन एडवर्ब। अब यहाँ पे जो इन है ये बेसिकली वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। वर्ब एडवर्ब इसलिए कहते हैं, वो जो वर्ब को सपोर्ट करने के लिए या वर्ब को कंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। ये इन बेसिकली टू वर्ड फ्रेजेस है। इन टू, ये टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। जिस तरह वहां पे ऊपर इन टू है, इस तरह नहीं है, बल्कि ये दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं। और इसमें इन क्या इस्तेमाल होता है? ये हमेशा वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। मिस्टर शर्मा केम इन टू सी मी, इसकी एग्जांपल है। मिस्टर शर्मा केम इन टू सी मी, मिस्टर शर्मा मुझे देखने के लिए या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। रूल नंबर 40, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड जो सिंपल
एस के बगैर होता है उसका मतलब होता है कि साइड में, उसके पहलू में। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, उसके पहलू में। तो यहाँ पे ये सैड नहीं होगा, सॉरी ये सैड होगा, जल्दी में गलत हो जाता है। आई सैट बिसाइड माई टीचर इन द क्लास। यहाँ पे ये बेसिकली इसकी स्पेलिंग्स में जब आप थोड़ा अल्टर करेंगे तो उसका मीनिंग भी तब्दील हो जाता है। तो जो वो सिंपल एस के बगैर बिसाइड है, आपने ये माइंड में रखना है कि वो इस्तेमाल होता है जब कोई चीज आपके पहलू में पड़ी है या कोई आपके पहलू में बैठा है, तो उस चीज को, उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आई लिव बिसाइड द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस के साथ या उसके दामन में या उसके पहलू में रहता हूँ। अब जो बिसाइड्स है ये एक डिस्कोर्स मार्कर भी है, ठीक है ना, जिसको हम सिग्नल वर्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अल्टीमेटली उसके साथ एस का इजाफा है, तो माइंड में रखना जहां पे बिसाइड के साथ एस होगा मेन इजाफा है। ये आप डिस्कोर्स मार्कर भी इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, वी नीड योर सपोर्ट इन दिस वेंचर। ठीक है ना। अब यहाँ पे बिसाइड अगर सिर्फ बिसाइड होता तो वो गलत हो जाता, और यहाँ पे हमने बिसाइड्स लगाया है तो करेक्ट है, क्योंकि इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। रूल नंबर 41 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन जेरेंट। जेरेंट बेसिकली क्या होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का एक फॉर्म होती है जो कि नाउन का भी किरदार अदा करते हैं। सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन जेरेंट अलोंग विद प्रेपोजिशन, ये अल्फाज प्रेपोजिशन के बगैर कहीं पे इस्तेमाल नहीं होते। यू आर नॉट अलाउड टू यूज सच वर्ड्स विदाउट प्रेपोजिशन। अगर आप इनको प्रेपोजिशन के बगैर कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन जेरेंट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अलोंग विद प्रेपोजिशन। अब देखना एक एग्जांपल कौन सी है, एब्सटेन, कॉन्फिडेंट, फाउंड, इंसिस्ट, कीन, परसिस्ट, प्रोहिबिट एंड रिफ्रेन एटसेट्रा। ये अल्फाज हैं, यहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे। तो इनके साथ जो जेरेंट इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, प्रेपोजिशन का। फर्स्ट एग्जांपल देखें, आई प्रोहिबिटेड। अब ये वर्ड हमने ऊपर देखा प्रोहिबिट लिखा हुआ है। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्किंग। पार्किंग यहाँ पे जेरेंड है, फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर टू द एंट्रेंस। अब फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है, और पार्किंग क्या है, जेरेंड है। इसके साथ जहां पे प्रोहिबिटेड इस्तेमाल होगा, जेरेंड के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा। इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, आई प्रोहिबिटेड हिम टू पार्क हिज कार नियर द एंट्रेंस, वो गलत हो जाएगा। आप जब लिखेंगे प्रोहिबिटेड, आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द एंट्रेंस। अब अगर आप इसको लिखते हैं कि आई प्रोहिबिटेड हिम टू पार्क हिज कार नियर द एंट्रेंस, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे सर्टेन 41 रूल क्या कहता है कि इन वर्ड्स के साथ आपने प्रेपोजिशन और जेरेंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्किंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो गया, और पार्किंग क्या है, जेरेंड का इस्तेमाल हो गया। इस तरह ये हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। सेकंड देखते हैं, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल हुआ। ऊपर देखें कॉन्फिडेंस मैंने लफ्ज लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली इसके साथ प्रेपोजिशन और जेरेंड। अब आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, शी इज कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश, वो गलत हो जाएगा। आप इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, वो गलत हो जाएगा। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 41 के मुताबिक आपने क्या चीज माइंड में रखनी है कि जब आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ प्रेपोजिशन और जेरेंड का इस्तेमाल होगा। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑन ट्यूसडे। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह लिखते हैं आई अब्सटेन टू ड्रिंक ऑन ट्यूसडे, दैट विल बी कंसिडर्ड incorrect. That will be considered incorrect. So correct sentence is I abstain from drinking on Tuesday. क्योंकि abstain का वर्ड है, ultimately according to rule number 41 you are supposed to use preposition with gerund. I abstain from drinking on Tuesday. I'm sure that you have got the point. Rule number 42. Certain words are used in gerund without a preposition if followed by the first form of verb. If followed by the first form of verb. अब ये rule number 41 के बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल कंट्रेरी है, उसके अपोजिट है। उसमें हमने क्या बात की
कि सर्टेन वर्ड्स जेरेंड के साथ प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन जेरेंड विदाउट अ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन डबल लिखा गया है, इसको मैं मात्र चाहता हूँ, विदाउट अ प्रेपोजिशन इफ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपने क्या इस चीज को माइंड में रखना है कि कुछ अल्फाज जेरेंड with used in gerund without a preposition, gerund के साथ preposition का इस्तेमाल नहीं होता। अगली कंडीशन कौन सी बताई उसने, if followed by the first form of verb, अगर उनसे आगे जो है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप इसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उसमें दो कंडीशन बता दी हैं कि पहले तो सर्टेन वर्ड्स होंगे वो जेरेंड में बगैर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल होंगे। अगर सेकंड कंडीशन क्या बताई, इफ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर उनसे आगे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अवॉइड, एंजॉय, हेल्प, डिसलाइक, हेल्प, स्टॉप, रिमेंबर, ये कॉमन से वर्ड्स हैं, आपने इनको याद कर लेना है कि जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ हमने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। जेरेंड, खासतौर पे जेरेंड के, जब ये किसको फॉलो कर रहे होंगे, ये फर्स्ट फॉर्म को फॉलो कर रहे होंगे। ही enjoys प्लेइंग कार्ड्स। अब हमने क्या बात की, पहले तो हमने अल्फाज देखे कि ये क्या, अवॉइड, एंजॉय, हेल्प, डिसलाइक, हेल्प, स्टॉप, रिमेंबर, इनमें लफ्ज है या नहीं है। हमने देखा तो हमें मिल गया एंजॉय। अब एंजॉय फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो वर्ड भी हमने देख लिया, सर्टेन वर्ड भी है एंजॉय, और सेकंड कंडीशन पे हम पूरा उतर रहे हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है। आपने इसके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, जेरेंड के साथ आपने सिंपल जेरेंड लिखना है। ही इंजॉयज प्लेइंग कार्ड्स। अब आपने इसको इस तरह नहीं लिखना कि ही इंजॉयज टू प्ले कार्ड्स, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 42 सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड इन जेरेंड विदाउट अ प्रेपोजिशन इफ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दोनों कंडीशंस पे पूरा होता रहा है। क्या, पहले तो वो हमने सर्टेन वर्ड्स में से इसको निकाला, वो हमने देखा कि एंजॉय है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड कंडीशन कौन सी देखी कि इफ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एंजॉय क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जेरेंड के साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे एक सेकंड एग्जांपल, स्टॉप राइटिंग एज द टाइम इज ओवर। अब हम क्या देखते हैं, अब जब आप इम्तिहान दे रहे होते हैं तो वहां पे ऊपर क्या कहते हैं, स्टॉप राइटिंग। इस तरह नहीं कहते कि स्टॉप टू राइट, क्योंकि गलत है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल वो गलत हो जाता है कि स्टॉप टू राइट एज द टाइम इज ओवर। कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? वो स्टॉप राइटिंग कहते हैं, स्टॉप राइटिंग एज द टाइम इज ओवर, क्योंकि वो रूल नंबर 42 के तहत स्टॉप राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कैसे देखते हैं? स्टॉप क्या है? स्टॉप सर्टेन वर्ड है, स्टॉप क्या है, सर्टेन वर्ड भी है, और फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, स्टॉप पहली कंडीशन पे भी पूरा उतर रहा है, और सेकंड कंडीशन पे भी पूरा उतर रहा है, तो हम जेरेंड के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि स्टॉप टू स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टू राइट एज द टाइम इज ओवर, ठीक है ना। आप इस तरह बात करेंगे, स्टॉप राइटिंग एज द टाइम इज ओवर। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि मैनी पीपल अवॉइड ड्रिंकिंग बिफोर देयर superiors। अब इसको हम इस तरह नहीं कहेंगे कि मैनी पीपल अवॉइड टू ड्रिंक बिफोर देयर superiors, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सर्टेन वर्ड है, अवॉइड और फर्स्ट फॉर्म भी है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। मैनी पीपल अवॉइड ड्रिंकिंग बिफोर देयर superiors। Rule number 43, certain words are followed by different preposition in different context। अब जब उन अल्फाज के साथ आप प्रेपोजिशन तब्दील करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अक्सर आप सुनते रहते हैं एग्री, एग्री विद और एग्री टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विद मिस्टर वासिफ, आई एग्री टू योर प्रपोजल। There's a gigantic difference between two sentences। तो ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं, ये दोनों सेंटेंस क्या हैं, ठीक हैं, करेक्ट हैं। लेकिन अब देखिए कि इन द अबव एग्जांपल द वर्ड एग्री इज यूज्ड विद टू डिफरेंट प्रेपोजिशन विद एंड टू। एक ही अल्फाज के साथ हमने प्रेपोजिशन दो डिफरेंट लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके मीनिंग डिफरेंस है। हमने सेंटेंस के मीनिंग डिफरेंट बनाने के लिए उनके साथ प्रेपोजिशन, डिफरेंट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है। एग्री विद कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एग्री विद बेसिकली इज यूज्ड फॉर एग्रीमेंट विद अ पर्सन। जब आप किसी पर्सन के साथ एग्री करते हैं,
इत्तफाक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एग्री विथ इरफान, आई एग्री विथ खुशदिल, आई एग्री विथ शरियार हु इज एब्सेंट। तो जब आप किसी पर्सन के साथ आप एग्री करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आप विद इस्तेमाल करेंगे, आई एग्री विद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं इरफान की राय के ऊपर मुत्तफिक हूं, तो वहां पे मैं एग्री विद इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं इरफान के साथ मुत्तफिक नहीं हूं, बल्कि इरफान की राय के साथ मुत्तफिक हूं, या खुशदिल की राय के साथ मुत्तफिक हूं, खुशदिल के साथ मुत्तफिक नहीं हूं। तो जब आपने किसी की राय के साथ आपने इत्तेफाक करना है तो आपने एग्री टू इस्तेमाल करना है, आपने एग्री टू इस्तेमाल करना है। जब आप किसी पर्सन के साथ मुत्तफिक करेंगे तो आप एग्री विद इस्तेमाल करेंगे। एग्री टू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एग्री टू इज यूज्ड फॉर एग्रीमेंट्स टू प्लान और प्रपोजल। जब आप किसी के प्लान के साथ, जब आप किसी के प्रपोजल के साथ आप एग्री करते हैं तो वहां पे आप एग्री टू लगाते हैं। ठीक है। रूल नंबर 44, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स के इस्तेमाल में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, वन इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकंड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स बेसिकली ए और एन होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ए और एन हमेशा यूज्ड विद नाउन्स इन सिंगुलर नंबर ओनली। ये हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं। सिंगुलर मीन एक टीवी, एक टेबल, एक शख्स, एक चेयर, वन डोर, वन बोतल, वन पेन, इसके साथ इस्तेमाल होता है एन और ए इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड विद एनी नंबर, लेकिन काउंटेबल हो। मैं कि जाके इसको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, सिंपल एग्जांपल है ए बुक, ए कॉपी, ए टेबल, ए साइकिल। हम इसके साथ क्योंकि सिंगुलर है तो हमने इनके साथ क्या लगा दिया? ए लगा दिया। और दूसरा क्या है? ये काउंटेबल है। आर्टिकल्स हमेशा काउंटेबल के साथ ही लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ सिंग आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये आई थिंक रोल नंबर 48 है या 47 है। तो जो सेकंड है एन इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी वॉवल साउंड है तो हम इसके साथ ए ई आई ओ यू जिसको कहते हैं, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। और थर्डली, जिनके साउंड वॉवल से मिलते जुलते हैं उनके साथ भी हम क्या? एन इस्तेमाल करते हैं, एन एयर, एन एन आर आई। ठीक है ना। 45, रूल नंबर 45 क्या कहता है? Sometimes the use of the indefinite article before and after certain adjectives change the very sense of the word which it is used। हाँ, जब कभी आप कुछ सर्टन अल्फाज हैं जिनके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल किए उसका मीनिंग और होता है, लेकिन जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए लगाते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he has little time to spare। अब यहाँ पे little का क्या मतलब है? कि no time, he has no time, actually he has no time to spare। अब सेकंड में क्या दिया? he has a little। अब हमने क्या इस्तेमाल किया? इंडेफिनेट आर्टिकल का लिटिल के साथ इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। he has a little time to spare। अब हमने सिर्फ ए का इजाफा किया है। ए क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका मीन क्या हो गया? सम टाइम कैन बी स्पेयर्ड, सम टाइम कैन बी स्पेयर्ड, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ टाइम है स्पेयर के लिए, उसके पास कुछ ना कुछ फालतू टाइम है। ही हैज अ लिटिल। अब देखिए, आ का इस्तेमाल किया इंडेफिनेट का, उसने मीनिंग ही बदल के रख दिया। सेकंड में देखें, few persons attended the meeting। few persons attending the meeting in negative sense means no person। few person means no person। कोई शख्स ने भी, किसी शख्स ने भी मीटिंग अटेंड नहीं किया। लेकिन जब हमने फ्यू के साथ आ लगा दिया, इंडेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, तो इसने क्या किया? मीनिंग ही तब्दील कर दिया। अ फ्यू पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग, इसका मतलब क्या है? कि एटलीस्ट सम पर्सन, देयर वर सम पर्सन्स। आप कहते हैं कि या देयर वर अ फ्यू पर्सन इन द मीटिंग, मतलब कुछ ना कुछ लोग थे। मीन रूल नंबर 45 के, आप कुछ सेंटेंस, कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ जब इंडेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो इन अल्फाज का आपने आप इनके सेंस में ही इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 46, द डेफिनेट आर्टिकल द यूज द, जिसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द इज यूज विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ देयर काइंड। इन अदर वर्ड्स, नाउन्स दैट सिंगल आउट वन इंडिविजुअल आर थिंग। जब कोई भी अल्फाज आपको बाकी लोगों के साथ नुमाया कर देते हैं,
तो उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, दा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मीन बाकी लोगों के साथ उसने उस ग्रुप में उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसको नुमाया प्रोमिनेंट कर दिया, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मून, द स्काई, द अर्थ, द नॉर्थ पोल। अब ये क्या कहते हैं, बाकी चीजों से ममताज कर दिया, जुदा कर दिया, उसमें उसको सिंगल आउट कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर जब हम कहते हैं तो मीन हमारे माइंड में एक ही प्राइम मिनिस्टर आता है। तो जब मतलब उस बंदे को, फॉर एग्जाम्पल इरफान एक कॉमन मैन है, लेकिन जब इसके नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसको नुमाया कर देगा कि द प्राइम मिनिस्टर इरफान, ठीक है ना, जिस द प्रेसिडेंट इरफान। अल्लाह बनाए भैया आपको। रूल नंबर 47 क्या कहता है, nouns that are countable and singulars usually take an article and nouns that are not countable do not take any article। ऐसे nouns जो countable होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं और वो singular होते हैं, उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता है एन का। और जो ऐसे nouns होते हैं जिनके साथ, जो काउंटेबल नहीं होते, जिनको हम गिन नहीं सकते, दे आर नॉट काउंटेबल, उनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेट लुक एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, द वाटर इन जग इज नॉट क्लीन। अब जो जग में वाटर है उसको हम माप सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, इतने सेंटीमीटर है, इतने मीटर है। तो इस वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया, दा का इस्तेमाल किया, जो कि आर्टिकल है। द वाटर इन जग इज नॉट क्लीन, सो देयर हेयर आर्टिकल इज यूज्ड। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब यहाँ पे गोल्ड अनकाउंटेबल है, दुनिया में कितना गोल्ड है किसी को नहीं पता, नहीं गिना जा सकता। सो यहाँ पे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सेकेंड एग्जांपल में देखें, द गोल्ड इन दिस रिंग इज ऑफ पुअर क्वालिटी। अब जो रिंग में क्वालिटी गोल्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं, उसको उसका वजन हो सकता है कि इतने करात है, इतने करात नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। रूल नंबर 48, दा इज यूज फॉर। दा का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, दा बेसिकली आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नेम ऑफ पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर। जो भी जितने भी पीरियोडिकल्स होते हैं और न्यूज़पेपर होते हैं, उनके साथ क्या इस्तेमाल होता है, उनके साथ दा का इस्तेमाल होता है। उनके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं, दा लाजमी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी स्पाइडर्स की क्या कहते हैं, फेवरेट न्यूज़पेपर, जो कि द डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो डॉन, डॉन के हमने पहले क्या लिख दिया है, द लिख दिया है, ठीक है ना, द डॉन न्यूज़पेपर। सेकेंड, नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, जो आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं, उनसे हम पहले क्या लिख देते हैं, द का इस्तेमाल कर देते हैं। थर्ड, बिफोर नेम्स ऑफ रेयर और यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ही कीमती, जिनको या मुनफरिद होते हैं और जो बहुत कम पाए जाते हैं, ने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नाम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल, जो ताजमहल इज यूनिक, दुनिया में एक ही ताजमहल है, हिंदुस्तान में, भारत में, तो उसके साथ हमने नाम के साथ क्या लगा दिया, दा का इस्तेमाल कर दिया। फोर्थ, नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, बेस एंड माउंटेन्स, जितने भी जुग्राफियाई जो पार्ट्स हैं, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल असेंबली, द सेनेट, ठीक है ना, द यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आप जिसमें पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दा का इजाफा करते हैं, उसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 49, टेंस इज ट्रबलसम। बाद औक़ात हम टेंस का गलत इस्तेमाल कर देते हैं, तो वहां पे हम ट्रबलसम फील करते हैं, हम थोड़ा मुश्किलात का सामना करते हैं। सो आज रोल नंबर 49 और रोल नंबर 50 विच आर अबाउट बेसिकली टेंस के बारे में है। सो फर्स्ट, इंश्योर द करेक्ट सेंटेंस इज यूज्ड। यहाँ पे टेंस होगा, नॉट सेंटेंस। इंश्योर द करेक्ट टेंस इज यूज्ड, आपने इंश्योर करना है कि आपने जो टेंस इस्तेमाल किया है वो एक्शन के मुताबिक इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि आपका एक्शन पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने जो टेंस का इस्तेमाल किया है वो आपने प्रेजेंट का इस्तेमाल कर दिया है, या आपका जो एक्शन है वो बेसिकली प्रेजेंट में है और आपने क्या उसमें उसको यूज कर दिया है, उसको आपने फ्यूचर में इस्तेमाल कर दिया है, तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो आपने सही किस तरह लिखना है कि आपने इंश्योर करना है कि आपका जो एक्शन है उसी के मुताबिक आपने टेंस का भी इस्तेमाल करना है। ए सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू कन्वे जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिचुअल सेंटेंसेस। जब आप जनरल ट्रूथ को डिस्कस कर रहे होंगे, जनरल ट्रूथ को बयान कर रहे होंगे, या यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान कर रहे होंगे, या हैबिचुअल चीजों को बयान कर रहे होंगे, तो एस
इन ऐसे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको टेंस जो इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। लुक एट द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ जो है, जो जमीन है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यू आर सपोज टू यूज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सेकंड में आई ऑलवेज ब्रश माय टीथ आफ्टर द मील्स। दिस इज योर हैबिट। ये हैबिचुअल सेंटेंस है कि आप, मैं जो है, मैं रोज खाने के बाद दांतों को साफ करता हूँ, जिसमें ब्रश करता हूँ। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, आपने सिंपल प्रेजेंट यूज किया। सेकंड देखते हैं, बी प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली जब भी आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। जब आपका कोई काम कंप्लीट हो गया है, वो हाल में हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू कन्वे द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन फॉर क्वाइट सम टाइम। आई हैव वन द गेम। ये आपका काम मुकम्मल हो चुका है, आपने गेम जीत ली है। ठीक है ना। आपने हाल ही में जीती है, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। जब आप थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो आप वहां पे मिक्स चीजों को करते हैं। किस तरह करते हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आप क्या करते हैं कि आपने 1 साल पहले जीता था, तो आपने वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दिया, जो कि गलत होता है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 दिन से ज्यादा जब काम करेंगे, जब काम कंप्लीट किया था, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप पास्ट में चले जाएंगे। रूल नंबर 50, द पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्लॉजेस की टाइप्स पढ़ चुके हैं। मैंने एक प्रिंसिपल क्लॉज बताई थी और सेकंड सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हैं वो बताई थी। तो यहाँ पे रूल 50 का, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 50, कि जो आपने प्रिंसिपल क्लॉज में टेंस यूज किया है, वही आपने सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज में इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि आपने मेन क्लॉज में या प्रिंसिपल क्लॉज में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर दिया है और डिपेंडेंट क्लॉज में आपने पास्ट इस्तेमाल कर दिया है, तब आपका सेंटेंस जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा, इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, आई फेल्ट दैट शी इज अ लिटिल वरीड। अब यहाँ पे उसने मेन क्लॉज में क्या इस्तेमाल किया, बेसिकली उसने जो यहाँ एक में उसने इस्तेमाल कर दिया पास्ट और सेकंड में उसने इस्तेमाल कर दिया प्रेजेंट। कॉम्बिनेशन गलत बन गया। ठीक है ना, तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल इसकी जो करेक्ट है, आई फेल्ट दैट शी वाज अ लिटिल वरीड। उसने बेसिकली प्रिंसिपल क्लॉज में भी पास्ट इस्तेमाल किया और जो उसका डिपेंडेंट क्लॉज था उसमें भी उसमें पास्ट का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो आपने माइंड में रखने हैं। जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस कर रहे होंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा बेशक वो पास्ट में हो, लेकिन जो आपका सब ऑर्डिनेट होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा। ठीक है ना। जब आपने यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करना है पार्टिकुलरली इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आपने क्या करना है, आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो बेसिकली आपका प्रेजेंट में होगी और मेन क्लॉज पास्ट में हो सकती है। सेकंड में, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद देन और एज, एनी टेंस मे बी यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपने जब देखना है कि जब आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो देन से यूज हो रही, शुरू हो रही है या एज से, तो फिर आपने वो कॉम्बिनेशन जो है वो उसको माइंड में नहीं रखना। वहां पे फिर कोई भी टेंस इस्तेमाल हो सकता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज में। एग्जांपल देखते हैं, आई मेट हर मोर फ्रीक्वेंटली देन आई मीट यू। अब यहाँ पे जो हमने रूल नंबर 50 पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि देन का इस्तेमाल हो गया है सब ऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्ट में। जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज के स्टार्ट में देन या एज का इस्तेमाल हो जाएगा, फिर जो आपका अगला सेंटेंस है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, वो फ्यूचर भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।